नमस्कार आप सभी को। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सूर्यांश स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हिंदी विद प्रोफेसर पे। कल मैंने यूजीसी नेट जो 29 जून की परीक्षा हुई थी उसकी पेपर वन की बात कर लिया था। उसी की श्रृंखला में आज हम लोग आगे चलेंगे और 28 जून का जो आपका पेपर हुआ था पेपर वन के 45 प्रश्नों पर हम लोग बात करते हैं। प्रश्न पर चलते हैं कि स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। द टेबल्स ऑफ द डाटा ऑफ डिमांड नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड एंड इन टुगेदर इन द 5 कॉलेज। जो 5 कॉलेज का डाटा दिया गया है जिसमें आवेदन और उपलब्ध सीटों को आपको दिया गया है। ये यहाँ पे उपलब्ध सीटें और आवेदन, ये डाटा जो है 3,600, 2,500, 1,200, 3,300, 1,500, 1,800, ये जो सारी चीजें हैं। प्रश्न पर चलते हैं कि how much percent more is the average demand of all 5 college taking together of available seat of all the 5 college। कि सभी 5 कॉलेज में जो उपलब्ध औसत सीट की तुलना में सभी 5 कॉलेजों को मिलाकर सीटों की जो है औसत मांग कितनी है। तो यहाँ पे जो है वह 5 कॉलेज ए बी सी डी ई में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसमें जो है आप डाटा बताइए कितना कितना है। ऊपर चलते हैं। 3,600, 2,500, 1,200, 3,300, कितना कितना है। 3,000 है, 600 है, प्लस 2,500 है, प्लस 1,200 है, प्लस 3,300 है। इसको यदि हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए कितना बन रहा है। ये जो है कितना है, मांग। प्रश्न आप देख लीजिए अपने अनुसार। मांग की बात किया गया है कि इसका जो औसत है और सभी 5 कॉलेजों में जो उपलब्ध सीटें हैं, अवेलेबल जो सीटें हैं, उससे कितना प्रतिशत जो है वृद्धि हुई है, उसी के बारे में प्रश्न पूछा गया है। इसको जोड़िए आप लोग तो 3,000 और 2,000 कितना हो गया, 5,000। 5,000 में 500 जोड़ेंगे तो 5,500 हो गया, 5,500 और ये 500, तो ये हो गया 6,000। इसमें बचा 100, तो 6,100 और ये इसको जोड़ेंगे 7,300। 7,300 प्लस ये 3,300, तो कितना ये बन गया आपका 10,600। अब ये 10,600 की इसमें देखिए क्या पूछा गया है, डिमांड ऑफ, नहीं प्रश्न ऊपर चला गया है। इसमें जो इसका औसत पूछा गया है तो 10,600, और औसत हम लोग जानते हैं कि जितनी भी संख्या रहती है, यहाँ पे कॉलेज की कुल कितनी संख्या है, 5 दी गई है, तो उससे जो है हम लोग भाग कर देते हैं औसत निकालने के लिए। मान लीजिए 3 कॉलेज होता तो 3 से भाग देते। तो 10,600 में जो है 5 से वो करेंगे, यहाँ पे लिख दे रहा हूं औसत मांग। औसत मांग 10,600 में इसको भाग दीजिए तो इसमें कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, और ये कितना गया, 5 एकम 5, और ये 5 दूनी 10, और ये 0, तो ये 2120 जो है ये आपका सीट आ गया किसमें, सभी 5 कॉलेज में जो औसत मांग है ये 2120 आ गया। आगे चलते हैं। अब इसी प्रकार से अब सभी कॉलेजों की कुल उपलब्ध सीटें कितनी हैं। उपलब्ध सीटें इसी प्रकार से जोड़ेंगे, 1,500 हैं, प्लस 1,800 हैं, प्लस 1,000 हैं, प्लस 2,700 हैं, प्लस 2,200 हैं। इसको टोटल करिए, ऐड करिए, इस तरीके से जोड़ा करिए कि मान लीजिए 15 हो गया, 15 दूना 3,000, और इसमें बचा 300, 3 एक 4, 4 2 6, 27, और कितना बना ये टोटल 8,000, एक 8,000, और कितना बचा 1,200, तो ये टोटल आपका हो गया 9,200। इसको हम लोग जोड़ लेंगे। उसके बाद इसमें जो है औसत निकालेंगे, इसका भी औसत संख्या कितनी हो जाएगी, औसत संख्या हो जाएगी हम लोगों का 9,200। 5 कॉलेजों में जो अवेलेबल सीटों की बात की गई है तो 9,200 बटे 5 करेंगे। अब यहाँ पे भाग दीजिए, 5 एकम 5 कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, इसमें बचा 4, और 4 और 2 42 हो गया, 5 8 40, फिर 2 बचा और 0, 5 4 20, और ये 0, तो ये आपका 1,840 यहाँ पे आया है। कितना आया, 1,840। एक ये वाला डाटा हो गया, एक ये वाला डाटा हो गया। अब इन्हीं में पूछा है कि कितना जो है अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो हम लोग जानते हैं वृद्धि के लिए आप क्या करेंगे, 2120 में जो है 1840 को घटा देंगे। क्या करेंगे, 2120 में
1840 को जब हम लोग घटा देंगे और किससे पूछा गया है, उपलब्ध जो सीटों की संख्या है उससे हमको प्रतिशत पूछा गया है, तो उसको नीचे रखेंगे और 100 से गुणा कर देंगे। तो ये जो है आपका अभीष्ट वृद्धि प्रतिशत आ जाएगा। क्या? वृद्धि प्रतिशत। 2120 में 1840 घटाएंगे कितना होगा? 0। और उसके बाद कितना बचा? 10 में 2 गए 8, तो ये आपका 280 हो जाएगा। घटाएंगे उसके बाद 1840 गुणे 100। अब यहाँ पे काटा पीटी करिए, या 2800 कर दीजिए 280 में। इसमें यहाँ पे 280 कैसे बचा? 2120 में 1800। हाँ, तो यहाँ पे 0 से 0 काट देंगे तो 28/184 गुणे 100 हो जाएगा। 100 में 28 से गुणा कर देंगे तो 2800/184 हो जाएगा। उसके बाद इसको भाग देते हैं हम लोग, या फिर इसको कटेगा? देखिए कट रहा है, नहीं कट रहा है। 2800/184। अब इसको सीधा सीधा हम लोग भाग देखते हैं। यहाँ पे इसको पीछे करके कर रहा हूं। 184 से आप भाग दीजिए 280 में, तो एक ही बार जाएगा, 2 बार करेंगे तो ज्यादा चला जाएगा। तो 184 एक कम 184। तो इतना मान के चलना है कि ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि डाटा हमारा पहले 1 से ही प्रारंभ हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो 184 के बाद जब इसमें भाग दे देंगे तो जो घटाएंगे तो कितना बचेगा? लगभग आपका बच जाएगा 184। डाटा जो जाएगा आपका 5 बार जाएगा, तो 184 पंचे। तो आपका उत्तर जो है 15.22 के करीब आएगा। बाकी सब चेक करने की जरूरत नहीं थी। आगे चलते हैं। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कॉलेज हैविंग मोर डिमांड देन अवेलेबल, मोर अवेलेबल सीट देन डिमांड। तो इसमें जो पूछा गया है कि जिन कॉलेज में जो है आपकी उपलब्ध सीटों से अधिक मांग है, उनकी संख्या का मांग से अधिक सीटों की उपलब्ध वाले महाविद्यालयों की संख्या से अनुपात पूछा गया है। कैसे? कि उन कॉलेजों में जो है उपलब्ध सीटों से जहां पे अधिक मांग है, कितने कॉलेज हैं यहाँ पे देख लीजिए कि जहां पे उपलब्ध सीटों से अधिक मांग है। उपलब्ध सीटें कितनी है? 1500, लेकिन मांग जो है, डिमांड जो है वह 3000 है। तो यही पूछा गया है कि कितने ऐसे कॉलेज हैं जहां पे सीटों की संख्या तो कम है लेकिन उससे उसकी अपेक्षा जो है मांग अधिक है। तो एक कॉलेज ए हो गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो सीटों की संख्या 1800 है लेकिन मांग जो है कम है, ये वाला नहीं होगा। 1000 सीटों की संख्या है लेकिन मांग सीटों की अपेक्षा ज्यादा है, ये तो 2500। तो 2 कॉलेज अभी तक हमको मिल गए। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे तो कम है 2700, लेकिन 1200 डिमांड हो रही है। यहाँ पे 2200 जो है अवेलेबल सीटों की संख्या है, लेकिन जो एप्लीकेशन और डिमांड मांग रहा है वो 3300 है। तो 3 ऐसे कॉलेज हो गए जिसमें हमको मिल रहा है कि उपलब्ध सीटों से अधिक मांग है। इसी प्रकार जो है मांग से अधिक सीटों की संख्या कितने में है? मांग से अधिक सीटों की संख्या कितने में है? मांग कहां गया आपका? ये डिमांड देखिए, मांग से अधिक सीटों की संख्या कितने में है? तो 3000 इसमें जो है मांग है, लेकिन सीटों की संख्या 1500 है, तो ये तो कम है। यहाँ पे जो मांग जो है 600 है, लेकिन सीटों की संख्या इससे ज्यादा है, 1800 हो गया, तो एक ये मिल गया। और यहाँ पे 2500 है, ये तो कम है। 1200 है मांग, लेकिन सीटों की संख्या जो है उससे ज्यादा है, तो ये 2 कॉलेज आपको मिल गया। यहाँ भी कम है, तो 3:2 के रेशियो में आपका आंसर आ जाएगा। रेशियो पूछा था ना, कहाँ गया प्रश्न? हाँ, व्हाट इज द रेशियो, तो 3:2 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी वाले जो विद्यार्थी हैं, आगे हिंदी में भी प्रश्न को टाइप किया गया है, हिंदी वाला भी आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न आगे क्या पूछा गया है? यहाँ पे प्रश्न पूरा खुल नहीं रहा है। यहाँ पे क्या पूछा गया है? द डिमांड फॉर कॉलेज बी इज अप्रॉक्स व्हाट परसेंट ऑफ द डिमांड फॉर, ये कौन सा कॉलेज का पूछा गया है? इसको थोड़ा सा छोटा किया जाए। हाँ, द डिमांड फॉर कॉलेज बी इज जो है अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द डिमांड फॉर कॉलेज सी।
तो कॉलेज बी की जो मांग है और कॉलेज सी में जो मांग है उससे कितना अधिक है, यही पूछा गया है कि बी कॉलेज की मांग सी कॉलेज की मांग का लगभग कितना प्रतिशत है। इसका क्या अर्थ हुआ कि बी कॉलेज की जो मांग है वो सी कॉलेज की मांग का कितना लगभग कितना प्रतिशत है। तो कॉलेज बी की मांग हम लोग देखते हैं कितना दिया गया है। कॉलेज बी की मांग जो है 600 दिया गया है और कॉलेज सी की मांग जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि 2500 दिया गया है। तो यही पूछा गया कि 600 2500 का कितना परसेंट है। कहाँ गया? 600 2500 का कितना परसेंट है। ऐसा हम लोगों ने क्यों किया? ये वाला डाटा 2500 नीचे क्यों रखा? क्योंकि हम लोग जानते हैं जहां पर का आ जाता है उसी को हम लोग नीचे रखते हैं। तो 600 बटे 2500 गुणे 100, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ये वाला काट दिया जाए, ये वाला काट दीजिए, तो ये हो गया 600 बटे 25। तो 600 बटे 25 करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 25, 25 दूना 50, 2 बार काटिए, बचा 10 और 25 चौका 100, तो ये 24% जो है आपका आंसर आ जाएगा। और इसमें जो है परसेंटेज मोर पूछा था तो यही 100 प्लस 24 124%। नहीं यार, इसमें 124 भी दिया है, 24, हाँ तो 24 भी तो है, आंसर है ये। तो 24% जो है ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। The total demand of two highest demanded college is what percent higher than total demand of two lowest demand college। कि इसमें जो पूछा गया है कि सबसे अधिक मांग वाले दो कॉलेज कौन कौन से हैं, पहले उसको चुन लेना है। सबसे अधिक मांग वाले दो कॉलेज कौन कौन से हैं? सबसे अधिक मांग, मांग में आ जाइए ऊपर। सबसे अधिक मांग किसमें है? ये 3000 वाले में है और ये 3300 वाले में है। तो ये दो डाटा हो गए, 3000 और 3300। और इसी प्रकार सबसे कम जो पूछा गया है वो कौन कौन से हैं? तो 600 और 1200, ये सबसे दो लो डिमांड वाले हैं। इन्हीं के बीच में जो है प्रतिशत वृद्धि जो है आपसे पूछा गया है कि कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो इसको हम लोग जोड़ते हैं, आगे चलते हैं। डाटा जो है ये ऊपर नीचे खिसकाना पड़ता है, इससे थोड़ा सा द टोटल डिमांड टोटल, इसमें जो है दो कॉलेज ई प्लस ए जो है, ई प्लस ए, इसी में ज्यादा था ना, सबसे ज्यादा डिमांड 3300 प्लस 3000, 3300 प्लस 3000, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 3 3 6000 और ये 300 और 6300, ये तो 6300 हो गया सबसे अधिक मांग वाले। यहां पे लिख दूं नहीं, सबसे अधिक मांग। अब सबसे कम मांग वाले कौन कौन से हैं? सबसे कम मांग वाले बी प्लस डी है। इनका डाटा कितना था? 600 प्लस 1200 था, 600 प्लस 1200 था। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 6 त्रिक 1800। ये सबसे लो वाला है, लो मांग। अब इसी में पूछा है कि इसमें कितना हमको वृद्धि, अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है। तो हम लोग जान रहे हैं कि 6300 में 1800 घटा देंगे तब हम लोगों को ये डाटा मिल जाएगा कि कितनी लगभग आपकी वृद्धि हुई है। तो 6300 में 1800 घटाइए। एक एक डाटा आपके सामने सॉल्व करवाता हूं, वो वाला सिस्टम नहीं है कि काट पीट के सब बराबर करके उत्तर लिख दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे 0 0 गया, उसके बाद 13 में जो 8 गया वो 5 बचा, और यहाँ पे 5 है, 5 में 1 गया 4, तो ये 4500 जो है आपका ये हो जाएगा। और किससे पूछा गया है दोस्तों? तो 1800 से पूछा गया है अभीष्ट प्रतिशत। तो 4500 बटे 1800 गुणे 100, ये दो जीरो से ये दो जीरो काट दिया मैंने, तो यहाँ पे 5 9 45, 5 दूनी 5 9 45, नहीं 9 पचे 45 करिए, 9 दूनी 18, तो ये 500 बटे 2, 500 बटे 2, 2 में 500 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 250। तो 250% इसका आंसर होना चाहिए। 250 है, 250 इसका जो है आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। द डिफरेंस of demand and available seat in college E is what percent lower than the difference of demand and available seat of college A। कॉलेज ई में जो मांग और उपलब्ध सीटों का अंतर है,
कॉलेज ए की मांग और वहां उपलब्ध सीटों के अंतर से कितना प्रतिशत कम है, इसको पूछा गया है। तो कॉलेज ई में जो है मांग और उपलब्ध सीटों का अंतर हम लोग कर लेते हैं। कॉलेज ई में मांग और उपलब्ध सीटों का अंतर, डाटा देखिएगा, कॉलेज ई में मांग और उपलब्ध सीटों में अंतर, तो 3300 और 2200 को हमको माइनस करना है। 3300 माइनस 2200, इसको आपका अंतर कर लिया मैंने, कॉलेज ई में मांग और उपलब्ध सीटों का अंतर। तो इसी प्रकार कॉलेज ए के लिए क्या पूछा गया था कि कॉलेज ए के लिए मांग और उपलब्ध सीटों का अंतर, तो कॉलेज ए में जो है 3000 माइनस 1500, 3000 माइनस 1500। तो अब इसी को हम लिख देते हैं वहां पे, कहां पे, जहां पे प्रश्न है। पहला वाला क्या था, अंतर 3300 माइनस 2200 कॉलेज ई के लिए। तो 3300 में 2200 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 3300 में 2200 घटाएंगे तो 1100 हो गया ये। इसी प्रकार कॉलेज ए में मांग और उपलब्ध सीटों का अंतर कितना दिया गया है, तो 3000 और माइनस 1500 था, तो 15 दूना 3000 होता है, तो यहाँ पे 1500 बच गया। अब ये अभीष्ट प्रतिशत कमी पूछा गया है। यहाँ पे देखिए कि इन कॉलेज इज व्हाट परसेंट लोअर देन द डिफरेंस ऑफ डिमांड एंड अवेलेबल सीट ऑफ कॉलेज है। तो कमी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1500 माइनस 1100, यहीं पे घटा देंगे और नीचे वाला ये वाला डाटा रखा जाता है, इसको आप ध्यान में रखिए। तो ये 1500 तो बटे 100 गुड़े 100, तो 1500 में 1100 गए तो कितना बचा, 400 बटे 1500 गुड़े 100। अब यहाँ पे काटा पीटी करिए तो ये कितना हो गया, 4 बटे 15 गुड़े 100, ये दो जीरो से ये दो काट दिए तो 4 बटे 15 गुड़े 100, 100 चौका 400, 400 बटे 15, 400 बटे 15। अब इससे भाग दीजिए, कितना जाएगा, 15 दूनी 30, 3 बार ले जाएंगे तो 15 3 45, ज्यादा हो जाएगा, 15 दूनी 30 बचा 10। उसके बाद फिर से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 15 छक्का 90। उसके बाद कितना जा रहा है, फिर देंगे भाग तो 15 छक्का 90, तो 26.6 के करीब जो है आपका आंसर आएगा। आगे चलते हैं, एक प्रश्न और बचा है। कि सभी 5 कॉलेजों में जो है उपलब्ध औसत सीटों की तुलना में, हाँ ये तो हो गया था, हाँ तो ये हिंदी में है, हिंदी में ही मुझे आपको सॉल्व करवाना था। खैर ठीक है, आप देख लीजिए, पांचों प्रश्न आपको मैंने सॉल्व करवा दिया है। अब हम लोग कहाँ पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 6 पर चलेंगे। ये वही वाला हिंदी में दिया है। कोई अध्यापक जो है वो विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करता है और प्राप्तांकों के आधार पर उनको श्रेणी क्रम में जो है वो प्रदान करता है अंक। वह मापन की किस मापनी का प्रयोग करता है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे श्रेणी ओड़ी आ जाए वहां पे जो है नाम का कोई महत्व नहीं है। नाम का महत्व वहां हो जाता है जहाँ पे नाम से संबंधित, जैसे आयु जाति या डेट ऑफ बर्थ या किसी भी कक्षा में संबोधित कर रहा है टीचर उसको लेके, जिसमें कोई अंतराल की सीमा ना हो, तो वहां पे नाम मापी हो। तो ये जो दो ऑप्शन है ये तो आपके एलिमिनेट हो गए। अब इसमें जो है अनुपात तो आएगा नहीं, अंतराल और क्रम सूचक आएगा। अनुपात जो है वह ऊंचाई ऊंचाई में जहां पे 0 से शुरू होता है वहां पे आता है, तो इसका उत्तर जो है 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या ये कितना खुला था, प्रश्न संख्या 6 के बाद 7। द फॉलोइंग आर द स्टेप रिलेटेड विद द कंस्ट्रक्शन एंड स्टैंडर्ड ऑफ रिसर्च टूल, सिलेक्ट दियर करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम अर्लियर टू लेटर। इसको हिंदी में करिए थोड़ा सा, यही वाला है ना। शोध युक्ति के निर्माण और मानकीकरण से संबंधित निम्नलिखित चरण दिए गए हैं, उनको जो है आदितम से परवर्ती क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब सबसे पहले कौन सा आया था, उसके बाद सबसे बाद में कौन सा क्रम होगा। किसी भी उपकरण का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं कि मदों का निर्माण हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, मदों का निर्माण, तो ए से जो है वह चालू होगा। तो ये दो ऑप्शन तो हट गए। अब मद का निर्माण कर लिए तो प्राथमिक प्रारूप हेतु मदों का चयन भी करेंगे, ये भी हो गया। तो ए ई से दोनों चालू हो गया, और डी तो एकदम लास्ट में होगा, मानकों की स्थापना। तो यहाँ पे जो है युक्ति के लिए जो है मदों का चयन करेंगे, उसके बाद जो है
विश्लेषण करेंगे, उसके बाद जो है आपका ये अंतिम रूप से डी वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या, एक्शन रिसर्च के बारे में पूछा गया है। इनमें से कौन सा क्रियात्मक शोध की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? इसमें सिद्धांत विकसित करने का लक्ष्य नहीं होता है, यह निष्कर्ष के सामान्यीकरण के लिए नहीं किया जाता है, प्रतिदर्श का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है। इसमें जो है वह चर क्या पूछा गया है कि यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है या स्थानीय स्तर की समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। इसमें जो है वह चर का सादृश्य नियंत्रण आवश्यक है। इसमें क्या हो जाएगा, क्रियात्मक शोध की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो समस्या तो चुनेगा, ये तो फिक्स है कि इसमें स्थानीय स्तर की जो है वो समस्या के समाधान के लिए चुना जाता है। इसमें सिद्धांत विकसित करने का लक्ष्य नहीं होता है, यह जो है गलत है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, यह निष्कर्ष का सामान्यीकरण के लिए नहीं किया जाता है, प्रतिदर्श का यादृच्छिक रूप से जो है वह चयन किया जाता है, और इसमें जो है चर का नियंत्रण आवश्यक होता है। ये जो है सारी चीजें, ये वाला गलत हो जाएगा। यह स्थानीय स्तर के समस्या समाधान के लिए किया जाता है, ये वाला आपका नहीं होगा। आगे चलते हैं। इसमें क्या पूछ लिया गया है कि गैर प्रचालित परीक्षणों को चिन्हित कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें केंडाल का डब्ल्यू परीक्षण तो होगा ही, ए तो होने वाला है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। ए होगा और बी भी होगा, और बी होगा तो फिर सी भी होगा। विल्काक्सन जो परीक्षण है वह भी होगा, टी परीक्षण जो है वह नहीं होता है, और प्रसरण विश्लेषण भी जो है वह नहीं होता है। तो ए, बी और सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। केस स्टडी, प्रकरण अध्ययन केस स्टडी जो है हम लोग जानते हैं कि केस स्टडी में गहन अध्ययन होता है। क्या होता है? गहन अध्ययन होता है। तो डी का पहला हो जाएगा। डी का पहला इसमें दो में दिया है, तो ये वाला तो दो ऑप्शन आपका कट गया। और कारण और प्रभाव वाला जो है वह कहाँ पे होता है हम लोग जानते हैं। कारण और प्रभाव पहले का तीसरा हो जाएगा। स्वतंत्र और आश्रित चरों के मध्य कारण और प्रभाव जहां होता है वहां प्रायोगिक शोध होता है। क्या होता है? प्रायोगिक शोध। तो पहले का जो है वह तीसरा हो जाएगा। और निर्जातीय शोध जो है वह कहाँ होता है? वो किसी विशेष संस्कृति या जीवन के बारे में जनता के प्रत्यक्षण का अध्ययन। और सर्वेक्षण वाला हम लोग जान रहे हैं कि सी का जो है सोशल मीडिया के बारे में जनता की राय का अध्ययन, तो वो सर्वेक्षण होता है। जैसे आपके मोबाइल पे मान लीजिए कोई सर्वेक्षण आ गया, तो उस हिसाब से चीजें होती हैं। आगे चलते हैं। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति एनईपी 1986 की सिफारिश पीओए, इसका क्या फुल फॉर्म होता है? प्लान ऑफ एक्शन। प्लान ऑफ एक्शन की सिफारिशों के संदर्भ में स्वायत्त महाविद्यालयों से संबंधित सही कथन को चुनिए। तो जनजातीय क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों को कोई विशेष सहायता नहीं प्रदान करना, तो ये जो है वो तो गलत बात है, प्रदान करना था। 10 वर्ष तक केंद्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित किया जाना, ये गलत है। निधि पोषण नैक के माध्यम से किया जाएगा, यह गलत है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के 500 जो महाविद्यालय थे उनको स्वायत्त महाविद्यालय के रूप में विकसित करना, ये कथन सही हो जाएगा। द ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा रिफ्लेक्टेड इन द गोल 4, जो एसडीजी में जो आपके गोल लगे हुए हैं, आप द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज अडॉप्टेड बाय इंडियन इन 2030 एजेंडा भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया। हाँ, तो ये जो है गोल आपका 2015 में अडॉप्ट किया गया था। सांधाड़ी विकास 2030 के एजेंडा लक्ष्य 4 वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा को भारत द्वारा कब अंगीकार किया गया था? तो ये जो आपको अंगीकार किया गया था 2015 में।
आगे चलते हैं कि कहाँ पे चलेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 13 पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 13 पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 13 पे क्या पूछा गया है कि अरेंज द गिवन डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर दियर ईयर ऑफ लॉन्च। मतलब इसको जो है क्रम से लगाना था कि सबसे पहले कौन सा आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, सबसे बाद में कौन सा आया उसको लगाना था। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि एनपीटीईएल हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले आया। एनपीटीईएल जो है वह सबसे पहले आया, कब आया? 2003 में आया। और उसके बाद ज्ञान कोश कब आया? ई ज्ञान कोश ई ज्ञान कोश ये आपका 2005 में आया था। उसी प्रकार जो है ई पीजी पाठशाला वाला तो सब ये पीवाईक्यू भी है, ये 2015 में आया पाठशाला वाला ई पीजी। और सबसे बाद में जो है वह स्वयं आया, स्वयं से बाद में भी एक आता है। स्वयं जो है हम लोग जानते हैं कि 34 डीटीओ चैनल का समूह है, अब तो बढ़कर और भी हो गया है, तो 39 डीटीएच। तो 2017 में आया। उसके बाद सबसे बाद में जो है ई विद्या आई, पीएम ई विद्या, ये 2020 में आई। तो इसका जो क्रम है वह कौन सा हो जाएगा? एनपीटीईएल सबसे पहले आ गया, तो सी से जो है वह आपका विकल्प चालू होगा, तो सी से एक ही चालू हो रहा है, तो आंसर आपका एक हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दस्तावेज में उल्लेख है कि कालानुक्रम में एकल धारा वाले उच्चतर शिक्षा संस्थान धीरे धीरे बंद किए जाएंगे। वर्ष 2035 तक प्रत्येक जिले में या उसके समीप कम से कम एक बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान जो है वह स्थापित होगा। संस्थाओं के पास ओडीएल और ऑनलाइन प्रोग्राम संचालित करने का विकल्प होगा, बशर्ते कि उनको एक ऐसा करने के लिए प्रत्यायन किया गया है। जस्टिस जेएस वर्मा आयोग 2012 की रिपोर्ट में उल्लेख है कि 20,000 से अधिक स्टैंड अलोन शिक्षक शिक्षा संस्थान पैसे लेकर डिग्रियां बेच रहे हैं। और उसके बाद क्या है? गैर सरकारी निजी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बड़ी संख्या में फ्रीशिप और जो है वो छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वह 2020 में पूछा गया है कि क्या क्या होगा। कालानुक्रम में एकल धारा वाले उच्चतर शिक्षा संस्थान धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, ये तो होगा, हाँ बंद हो जाएंगे। वर्ष 2035 तक प्रत्येक जिले में या उसके समीप कम से कम एक बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान होगा, यह जो है आपका कथन गलत है। संस्थाओं के पास ओडीएल और ऑनलाइन प्रोग्राम संचालित करने का विकल्प होगा, बशर्ते कि उनका ऐसा करने के लिए प्रत्यायन किया गया होगा, ये सही है। जस्टिस जेएस वर्मा आयोग 2012 की रिपोर्ट में उल्लेख है कि 20,000 से अधिक स्टैंड अलोन टीआई शिक्षक शिक्षा पैसे लेकर डिग्रियां बेच रहे हैं, तो गलत बात है। और गैर निजी जो सरकारी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में बड़ी संख्या में फ्रीशिप और छात्रवृत्ति देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ये सही है। सकारात्मक जो कथन आपको लगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ACE। आगे चलते हैं। हिंदी में देख ले रहे हैं इसको। सरकार समिति 1945, सैम पित्रोदा समिति, केबी पवार समिति, साहू समिति। तो इसमें जो है व्यवसायिक जहां पे आ जाए वहां पे हम लोग जान रहे हैं कि सैम पित्रोदा समिति जो है वह आ जाएगी। व्यावसायिक जहां पे भी आ गया वहां पे सैम पित्रोदा समिति आ गई, तो बी का तो आई बी होना चाहिए, और बी का आई बी एक ही में है, तो पहले का तीसरा हो जाएगा। सरकार समिति 1945 जो है वह उच्चतर तकनीकी शिक्षा का विकास करती है। केबी पवार समिति जो है वह उच्चतर शिक्षा में सरकारी निजी साझेदारी, और जो बचा है वह आपका ये वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, इसमें क्या पूछ लिया गया है कि 4C ऑफ सक्सेसफुल राइटिंग, कि 4C में क्या क्या आता है उसको लिखना है। तो कंसाइज का मतलब हम लोग जानते हैं कि संक्षिप्त जो है वह आता है, ये तो होगा। इसमें कनेक्ट नहीं होगा, कनेक्ट की जगह जो है वो आपका करेक्ट होता है। अच्छा, करेक्ट दिया गया है।
कंप्लीट इसमें नहीं दिया गया है तो यहाँ पे कंप्लीट होगा, 4 से में जो आता है कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका जो है वो हो जाएगा। बाकी क्लियर होता है और करेक्ट होता है, ये भी पीवाईक्यू है, काफी बार पूछा जाता है। यही उत्तर दिया गया है इसमें प्रश्न हिंदी में। स्किल टू फेस जॉब इंटरव्यूज आर गेटिंग एम्प्लॉयड आर पार्ट ऑफ, कि मतलब हम जब लोग साक्षात्कार के लिए जाते हैं, ये भी काफी बार पूछा गया प्रश्न है, तो ये पीवाईक्यू में है। तो सॉफ्ट स्किल जो है वो मृदु कौशल जो है हमारे बोलने की शैली पर जो आधारित होता है, तो वो स्किल जो है सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आती है। आगे चलते हैं। अरेंज द एवुलेशन ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, मतलब कब कब किसकी स्थापना हुई थी इसको हमको दिखाना है। और इसके संदर्भ में मैंने बात कल भी किया था, जो 2025 में 29 जून को पेपर हुआ था, तो वहां पे भी ये प्रश्न आया था। तो इसमें जो अरेंज करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं कि फेसबुक की स्थापना कब हुई। फेसबुक की स्थापना जो है वह 2004 में हुई। इसमें जो है फेसबुक वाले में मार्क जुगरबर्ग, ये सभी को पता है। उसके बाद फेसबुक के बाद यूट्यूब आ गया था। कब आया था? 2005 में। चार हरले चाल हरले इत्यादि इसमें थे, करीम और ये सब। उसके बाद जो है वो ट्विटर आता है, जैक डार्सी वाला। ट्विटर 2006 में आता है, जैक डार्सी। और इसी प्रकार इंस्टाग्राम जो है वह 2010 में आता है। इंस्टाग्राम कब आता है? 2010 में आता है। और टिकटॉक जो है वह सबसे बाद में आता है, जिसने कई लोगों को वो कर दिया था पागल। ये 2016 में आता है। चीन में इसकी जो है वो किया था। इसको आप क्रम से अरेंज कर लीजिए। तो सबसे पहले जो है वह क्या आ जाएगा? फेसबुक। सी से विकल्प चालू होगा तो सी, उसके बाद यूट्यूब, तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें जो है वह पूछा गया है कि जब भी हम संप्रेषण करते हैं तो जो हमारी शारीरिक हाव भाव से जो प्रदर्शित हो जाता है कम्युनिकेशन, उसमें कौन कौन सी है। तो साउटिंग, जोर जोर से चिल्लाना, ये तो नहीं आएगा, तो बी वाला जहां जहां पे है उसको काट दीजिए। और बॉडी लैंग्वेज तो होता है, ये भी पता है, गेस्चर जो हमारा हाव भाव है, और फेशियल एक्सप्रेशन ये भी होता है। तो ये तीनों इसका आंसर हो जाएंगे। आगे चलते हैं। इसमें जो मैच करना है, क्या मैच करना है? स्वयं प्रभा जो है, और शार्क टैंक जो है, कृषि दर्शन जो है, शक्तिमान। शक्तिमान हम लोग जानते हैं कि किड्स प्रोग्राम है। किड्स प्रोग्राम मतलब बच्चों का कार्यक्रम। तो इसको यदि आपको पता होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा, तो डी का तो पहला होगा। लेकिन एनटीए जो है वो थोड़ा सा चालाक है, डी में पहला जो है सब में दे दिया गया है, तो इसमें एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। शार्क टैंक जो है, यदि आप लोग मोबाइल में देखते होंगे, तो जिसमें असनीर ग्रोवर नहीं थे, काफी विवाद में थे, तो वही वाला शार्क टैंक है, जिसमें आपका बिजनेस रियलिटी जो है टीवी सीरीज है। इसमें पहले का जो है आपका हो जाएगा कौन सा? ओ, बी का जो है वो आपका हो जाएगा तीसरा। तो बी का तीसरा दो में है। तो अब आगे भी चेक कर लेते हैं। कृषि दर्शन जो है एग्रीकल्चर प्रोग्राम से संबंधित है, तो ये है सी का दूसरा। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। और स्वयं प्रभा जो है वह डीटीएच चैनलों का समूह है, एजुकेशनल प्रोग्राम से ये प्रोवाइड करता है। आगे चलते हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में। इसमें जो है वो मिसिंग पूछा गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, सी के बाद डी आएगा, डी के बाद ई आएगा। तो यहाँ पे तो एक चीज ध्यान होगी कि डी आएगा, लेकिन डी से जो है सारे विकल्प प्रारंभ हुए हैं। दो के बाद तीन आया है, एक छोड़ दिया है, तीन, तीन के बाद जो है पांच, तीन दो पांच, और पांच के बाद जो है वो क्या आएगा? दो एक तीन, तीन दो पांच, पांच के बाद जो है वह आपका सात आ जाएगा। दो, सात, तीन दो पांच दो सात, सात। अंतिम वाला चेक करिए पहले।
एच एस तो सब में है, तो इसका मतलब है बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये तो समझ में आ गया। तो इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, 2 3, हाँ 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद जो है वह कितना बढ़ गया, 5 3 8, 8 के बाद 9 10 11, 5 3 8 DH7। DH7 तो होना चाहिए इसमें। 2 2 के बाद एक बढ़ा 3, 3 के बाद एक छोड़ दिया तो 4, 4 के बाद एक 5, 5 के बाद हम लोग एक छोड़ेंगे तो आ जाएगा 6, 6 के बाद एक छोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। तो सही है, देखिए 2 2 के बाद कोई गैप नहीं है, 3 आ गया, 3 के बाद जो है एक छोड़ के 5 आ गया, फिर 5 के बाद एक छोड़ेंगे 6 छूट जाएगा तो आ जाएगा 7। तो DH7 इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये कौन सा प्रश्न आ गया है, ये प्रश्न जो है 09 26 65 124 फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। इसमें जो है अगला क्रम पता करना है। तो 0 0 के बाद 9 हो गया, 9 के बाद 26 हो गया, 26 के बाद 65, 65 के बाद 124 और 124 के बाद 217। तो यहाँ पे एक चीज गौर करिए तो देखिए कि संख्याओं का जो क्रम है वह काफी मतलब लंबा लंबा अंतराल पर बढ़ रहा है। जैसे 124 के बाद 217 हो गया। तो एक चीज ध्यान में समझ में आ रही है कि इसमें जो है वह गुणा भाग वाला सिस्टम तो बहुत नहीं चलने वाला है, या प्लस वाला सिस्टम नहीं चलने वाला है। मान लीजिए 9 में 0 गया तो 9 यहाँ पे आ जाएगा, और 26 में 9 घटा दीजिए, 65 में 26, ये काम बन नहीं रहा है, ये काम बन नहीं रहा है। यहाँ पे जो है सिस्टम लगाएंगे हम, एक बार वर्ग और क्यूब वाला करके देखिए। मान लीजिए 1 का क्यूब -1 कर देते हैं, तो 1 का क्यूब -1 करेंगे तो 1 - 1 0 आ गया। तो ये जो है आपका हो जाएगा। 1 सेकेंड दीजिए, चार्जर लगा दें इसको, नहीं बंद हो जाएगा, तकनीकी बहुत समस्याएं हो जाती है। हाँ तो ये जो है कहाँ गया, 1 का क्यूब -1, 1 - 1 0 हो गया। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, 9 को 2 का क्यूब +1, 2 दूनी 4, दूनी 8 +1, 9 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 3, 3 का क्यूब -1, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 में एक गया 26। अब हम लोग आगे चलेंगे, 4 का क्यूब, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, और संख्याएं 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ेंगी। 4 चौक 16 +1 64 +1, ये आपका कितना हो गया, 65। अब आ जाएंगे 5 का क्यूब -1, तो ये आपका हो जाएगा 55 25 5 125 -1 124। अब आ जाएंगे हम लोग 6 पे, 6 का क्यूब +1, तो 6 छंग 36 छक्के 216 +1 बराबर 217। अब क्या आ जाएंगे, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब -1, तो 7 का क्यूब कितना होता है, 7 7 49 7 343, 343 -1 बराबर 342। 342 जो है आपका नेक्स्ट टर्म हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये प्रश्न तो मैथ का आ गया है। अरेंज द फॉलोइंग शेप्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एरियाज। अ सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर, मतलब वृत्त का जो है वह आपको क्षेत्रफल दिया गया है, वह 10 सेंटीमीटर है। तो इसको कैसे किया जाए, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा गया है ना। तो ये स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो भुजा का स्क्वायर हम लोग जान ही रहे हैं कि भुजा का स्क्वायर जो है वो आपका हो जाएगा 55 25। तो ये तो 25 हो गया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन 6 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, तो ये आप जब कैलकुलेट करेंगे तो जो है लंबाई गुणे चौड़ाई चौड़ाई होता है, तो 6 चौक 24 हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। तो 2 तो पता चल गया है।
और ये दोनों पता करना है। सर्किल वाला क्या होता है, डायमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो सर्किल वाला जो है वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और पाई का मान हम लोग कितना जानते हैं, 22/7। और आर का मान कितना दिया गया है, आर बराबर यहाँ पे हो जाएगा त्रिज्या बटे 2 d/2। तो यहाँ पे जो है व्यास दिया गया है, तो 10/2 ये तो 5 हो जाएगा, 10/2 करके 5 आ जाएगा। तो 22/7 गुणे 5 का स्क्वायर, आर का मान जो है 5 है। अब यहाँ पे 22/7 गुणे 55 25। अब इसको काटिए पीटिए, 22 गुणे 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूना 50। 22 गुणे 25 करिए, कितना हो गया, 25 दूना 50, 25 25 दूना 50। उसके बाद 7 से भाग भी देना है। तो 22 गुणे 25 करेंगे तो ये तो मान लीजिए 500 के करीब पहुंच गए, तो ये 550 हो जाएगा ऊपर वाला। 7 से भाग देना है, 7 से भाग देंगे तो कितना बनेगा, 7 7 49, 7 8 56, ये ज्यादा चला जाएगा तो 7 7 49। उसके बाद ये कितना बचा, 49 1 50, कितना बचा, तो फिर कितनी बार जाएगा, 7 8 56। तो 78 से जो है वह चालू होगा, 78.54 जो है ये वाला आएगा। एक बचा है ये एन लास्ट वाला, ट्रायंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर जिसमें पूछा गया है। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको भी मैं सॉल्व करवा दे रहा हूं, हालांकि आंसर तो उससे ही मिल गया था। तो इसका वाला सूत्र √3/4 वाला लगा के देख रहा हूं, ए स्क्वायर। तो √3/4, और इसका मान कितना दिया गया है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो √3 का मान हम लोग जानते हैं कि 1.732 हो गया, और ये 4 और ये 25 हो गया। अब इसको गुणा भाग करिए तो कितना हो जाएगा, 25 एकम 25, 25 दूना 50। तो ये आपका हो जाएगा 10.825 के लगभग। गुणा करके आप देखिए। तो इसमें जो है अरेंज लगाने को पूछा गया है, तो सबसे उसी हिसाब से लगाइए। अरेंज द फॉलोइंग शेप्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एरियाज। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे लास्ट में ए वाला हो जाएगा। तो देखिए ए वाला जो है वो सब में दिया गया है, तो ये वाला तो हट गया। और सबसे कम कौन सा इसमें दिख रहा है, तो बी हो गया। तो बी से 2 विकल्प चालू हैं, तो बी हो गया। बी के बाद जो है वह सी हो गया। तो यही वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये हिंदी में है, हिंदी में देख लीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा। इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर प्रति आवर इज इक्विवेलेंट टू 15 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब इसमें जो है आपकी जो चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या 15 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। इसको आप चेक करिए, किससे चेक कर सकते हैं हम लोग कि इसको मैं सॉल्व करवा दे रहा हूं। हालांकि ये वाला जो है ये आप पता कर सकते थे कि √729 इज ग्रेटर देन 4। पहले इसको चलते हैं। स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर प्रति आवर इज इक्विवेलेंट टू 15 मीटर प्रति सेकंड। तो हम लोग जानते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, 5/18 से हम लोग गुणा करते हैं। तो यहाँ पे जो है 50 गुणे 5/18 करिए, 50 गुणे 5/18। तो ये हो जाएगा 55 25, 250/18। अब 18 में 250 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 एकम 18, कितना बचा, 6 24 7। तो ये आपका हो जाएगा 18 का 18 36, 18 3 54 13। उसके बाद फिर कितना हो जाएगा, 18 13.8। तो ये जो है वो 15 सेंटीमीटर नहीं है, तो ए तो नहीं होगा। तो ए जो है, ए कहाँ पे है, इसको काटिए इसको काटिए, बचा ये दोनों। तो इसमें देखिए बी सी डी, बी और डी दोनों में है। तो अब हमको जो है बी और डी चेक नहीं करना है, हमको सी चेक करना है। वहां पे सब चेक करने मत बैठ जाइएगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग निकालेंगे कौन सा, ये
क्यूब वाला निकाल लीजिए, अंडर रूट 729 ग्रेटर देन 4। तो इसको देखिए, तो 27 का ये जो है अंडर रूट 27 हो गया, और 729 का मैं बता रहा हूं, इसका क्यूब करेंगे तो ये 27 का है, आप लोग याद किए होंगे तो आपको पता होगा। उसके बाद इसको फिर हम क्या कर सकते हैं, 27 का जब हम लोग वो घनमूल निकालेंगे तो 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27, तो 3 आ गया। इस ग्रेटर देन पूछा है तब तो ये वाला कथन गलत हो गया, तो यहाँ पे ये वाला नहीं होगा, तो फिर बचा कौन सा, ये बी और डी जो है सही होगा। अब हम लोग चलते हैं कि ये वाला भी सॉल्व करवा दे रहा हूं। द कास्ट प्राइस ऑफ 10 बनानास इज द सेम एज द सेलिंग प्राइसेस ऑफ 8 बनानास, द परसेंटेज प्रॉफिट इज 25%। तो इसमें क्या पूछा गया है कि केले का विक्रय मूल्य जो है वही आपको लाभ बताना है। तो 10 केले का जो विक्रय मूल्य है उसको जब हम लोग बेचेंगे तो ये कितने के बराबर हो जा रहा है, 8 बनाना के सेलिंग प्राइस के बराबर, कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सेलिंग कास्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस बराबर 8/10 कर सकते हैं। 8/10 हो गया, तो मान लीजिए कोई भी कास्ट प्राइस 8 रुपए की चीज है, उसको हम लोग 10 रुपए में बेचते हैं, तो हमको लाभ कितना मिल जाएगा, 2 रुपए का। तो 2 रुपए का लाभ कितने पर मिला, 2 रुपए का लाभ जो है वो हम लोगों को मिला कितने पर, 8 पर। और ये जो है ये 100 हो गया। तो इसको हम करेंगे तो 200/8, और 8 दूनी 16, यहाँ बचा 4, 4 और 0, 8 पंचे 40, तो 25% ये वाला जो है आपका सही है, तो यहाँ पे भी ये सही हो गया। अब कौन सा बचा है, द एरिया, इसलिए क्या पूछ लिया गया है, इसका इसका सूत्र क्या होता है, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1/2 गुड़े D1 गुड़े D2 लगा के देखिए, तो 1/2 गुड़े 4 गुड़े 6, तो ये आपका कितना हो गया, 24/2 बराबर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बी वाला भी सही है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बी और डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि इन क्लास द रेशियो नंबर इज ऑफ मेल द स्टूडेंट, द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इज 9 रेशियो 11, द परसेंटेज ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन द क्लास इज। when a number x is added of the numerator and denominator of fractions 7/11 it becomes 2/3, then x is। इसको सॉल्व करवाया जाए कि आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। टू नंबर्स आर डायरेक्टली proportional to each other. If the value of one the number is doubled, then the product will become। कौन सा इसमें पहले आपको लग रहा है कि हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इन अ क्लास ऑफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट टू नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इज 9/11। तो 9 पुरुष हैं और 11 जो है वह महिला हैं, तो टोटल जो है वह कितने स्टूडेंट हो गए, 11 में 9 जोड़ेंगे, 11 + 9, तो ये हो गया 20। तो इसमें जो है महिला छात्रों का प्रतिशत पूछा गया है, तो महिलाएं हमारे पास कितनी हैं, 11, और टोटल जो छात्र हो गए 20, तो 11/20 गुणे 100 करिए, तो इसको 0 से 0 काट दीजिए, 2 पंचे 10, तो 11 पचे 55, तो 55 है कहीं पे 55%, तो ए का तो तीसरा हो जाएगा, ए का जो है तीसरा, मिलान करिए, ए का तीसरा, ए का तीसरा सब में दे दिया है, यही तो गड़बड़ी हो जाती है,
इसीलिए आपका रुक जा रहा है जीआरएफ, एनटीए खेल कर रहा है। तो हम अब अगला भी सॉल्व करेंगे ना, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ए का तीसरा हो गया, व्हेन अ नंबर एक्स इज एडेड द न्यूमरेटर एंड, इसको हम लोग कर लीजिए। मान लीजिए इसमें क्या पूछा गया है कि कोई भी नंबर है 7/11 जो हम लोगों का ये भिन्न है, इसमें हम लोग मान लीजिए अंश और हर में जो है x ऐड कर देते हैं, तो उसका जो मान दिया गया है वह कितना हो जाता है, वह 2/3 हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है 2/3, 2/3 हो जाता है। अब 3 का गुणा, यहाँ पे तिर्यक गुणा होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 3 का गुणा 7 + x में कर दीजिए, और 2 का गुणा जो है वह 11 + x में कर दीजिए। तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा, 21 + 3x बराबर जो है ये वाला 11 दूना 22 + 2x। तो 3x और -2x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x - 2x बराबर जो है वो 22 - 21। तो x बराबर जो है 1 आ गया। x बराबर 1 कहीं पर दिया गया है b का, तो b का जो है IB होगा, b का जो है IB होगा। तो ये वाला जो है आपका आंसर सही होगा। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं सारे उत्तरों को सॉल्व करवा दूं, नहीं कह आप लोग कहेंगे कि सर इसको करवाए नहीं। ए चेक कर लिया, बी चेक कर लिया, सी पे बात करूंगा। 2 numbers आर डायरेक्टली proportional to each other. If the value of the number is double, then their product will become 2 times. तो मान लीजिए कोई भी संख्या a, यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, a है, उसका जो है हम 2 गुना कर देंगे तो 2a है हो जाएगा। तब जो है b बराबर, मान लीजिए कि कोई संख्या k है जहां पे समानुपात या इसको अनुपाती माप कहते हैं, तो k 2a हो जाएगा, बराबर जो है वह 2ka हो जाएगा, क्योंकि b बराबर ka है, b बराबर ka। तो अतः गुणनफल जो है वह 4 गुना हो जाएगा। तो यहां पे जो है वो हम देख लेते हैं कि 2 दूना 4, तो 4ab जो है, तो 4 इसका जो है आंसर हो जाएगा। 4 किस में है, ये। और इसी प्रकार अंतिम वाला है, उसको भी आप रख के सॉल्व कर लीजिए। x और y की जगह जो है वो आप 3k और 2k + 2k स्क्वायर रख के करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। हिंदी में देख लीजिए, इतना कठिन हिंदी के शब्दों को देख लीजिए कि मीमांसा क्या है। किसी ध्येय लक्ष्य में मानसिक तल्लीनता की अवस्था, जहां व्यक्ति को उस ध्येय के वास्तविक स्वरूप के बारे में स्वयं की आनुभविक अनुभूति प्राप्त होती है। समाधि। भारतीय दर्शन में जो है, भारतीय दर्शन की एक शास्त्रीय शाखा आस्तिक वेद है। ज्ञान के अपरंपरागत साधन जो है वह क्या कहलाते हैं, नास्तिक कहलाते हैं। मीमांसा क्या है, तो इसमें भारतीय दर्शन की एक शास्त्रीय शाखा आस्तिक वेद हो जाएगा, यही वाला होगा, बी होगा। मतलब इसमें मीमांसा में ही तो भारतीय दर्शन के 6 प्रमुख जो आस्तिक विश्वविद्यालय नहीं थे, आस्तिक विद्यालय 6 विश्वविद्यालय थे, जिसमें जो है 4 वाक और ये सब वाला था। तो इसमें जो है कर्मकांडीय भागों को व्याख्या की जाती है, तो उसी धर्म के सिद्धांत का उद्देश्य जो है उसी सबको प्रतिपादित किया जाता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, मतलब निगनात्मक तर्क पूछा गया है, निगनात्मक तर्क। Screen exposure among children at very early stage affect their psychology health. Therefore, we should not expose our children to digital gadgets. Smoking leads to lung cancer. Therefore, we should not smoke. If it is raining that the ground is wet, it is raining therefore the ground is wet. तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा कि जमीन पे जो है यदि बारिश हुई है तो वो गीली हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग एक निगनात्मक तर्क निकालते हैं। वर्षा होने के पश्चात, यदि वर्षा हो रही है तो मैदान गीला हो जाता है, वर्षा हो रही है इसलिए मैदान गीला है। आगे चलते हैं।
सदृश तरकड़ा के मूल्यांकन प्रक्रम को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निष्कर्ष निकालना, सादृश्य की प्रबलता का मूल्यांकन करना, समानताओं की प्रासंगिकता का मूल्यांकन, स्रोत और लक्ष्य जगत को चिन्हित करना। तो सबसे पहले जो है हम लक्ष्य को चिन्हित करेंगे, तो ये दो ऑप्शन जो है वो कट गए, और सबसे लास्ट में जो है वो हम मूल्यांकन करेंगे, ये भी पता है। और मूल्यांकन किसके पश्चात होता है? निष्कर्ष के पश्चात होता है, तो ए के बाद बी होगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका EDCAB। If the proposition no reptiles are squirrel is given as false, then which of the following proposition can be inferred to be true? तो इसमें जो है पूछा गया है AEIO वाला कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बताया था AEIO। अगर ए जो है वो सत्य हो गया तो ये ओ जो है अंतर विरोध कंट्राडिक्ट करेगा, ई जो है सत्य है तो आई जो है वो कंट्राडिक्ट करेगा। तो इसमें पूछा है कि नो रेप्टाइल्स आर स्क्वायरल, तो नो रेप्टाइल्स आर स्क्वायरल जो है वह ई को प्रदर्शित करता है, जहां पे ई को है कोई नहीं, मान लीजिए कोई नहीं मेरा चैनल देख रहा है, तो ये जो है नो रेप्टाइल सार्वभौमिक नकारात्मक को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार जो ओ है कि कुछ विद्यार्थी जो है वो मेरे चैनल को नहीं देख रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, तो ये जो है वो जो है विशेष नकारात्मक को प्रदर्शित करता है। ये इस और सभी विद्यार्थी जो है मेरे चैनल को देख रहे हैं वो सकारात्मक सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है। तो इस तरीके से चीजें दी गई हैं। तो यहाँ पे जो है नो रेप्टाइल्स आर स्क्वायरल इज गिवन फॉल्स, ये वाला गलत है, तो ये वाला सही होगा। कौन सा सही होगा? कि कुछ, अगर कोई भी रेप्टाइल्स स्क्वायरल नहीं है तो कुछ रेप्टाइल्स स्क्वायरल होंगे, सम रेप्टाइल्स आर स्क्वायरल, तो इसमें ए होगा, ए होगा। ए कहाँ कहाँ पे है, ये दोनों काट दीजिए, ए एंड बी, बी चेक करिए कि आल रेप्टाइल्स आर स्क्वायरल। यदि कोई भी रेप्टाइल्स स्क्वायरल नहीं है तो सभी रेप्टाइल्स स्क्वायरल कैसे हो सकते हैं? तो बी तो नहीं होगा, तो बी नहीं होगा तो फिर ए कैसे हो जाएगा? ए भी तो लाना है साथ में, ए तो 100% होगा। सी सम नॉन स्क्वायरल आर नॉन रेप्टाइल्स, तो नॉन से नॉन कट गया, सम स्क्वायरल आर नॉन रेप्टाइल्स, ये तो गलत बात है और ये भी गलत है। तो सिर्फ इसमें ए होना चाहिए, सिर्फ ए होना चाहिए, इसमें सिर्फ ए होना चाहिए। बी क्यों ले लिया है एनटीए ने? इसका आंसर देख लीजिए, कई काफी प्रश्न अदल बदल भी आंसर की में ड्रॉप आउट होते रहते हैं, तो ये प्रश्न मेरे हिसाब से जो है वह रॉन्ग है। इसमें सिर्फ एक है, हो सके ड्रॉप किया गया हो, आप चेक कर लीजिए आंसर की में जाके। मैं सही बता रहा हूं, इसमें ए ही होगा। आगे चलते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न जो अभी मैं व्याख्या किया हूं कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव क्या होता है? सार्वभौमिक सत्य। तो सार्वभौमिक वाला जानते हैं कि आल एस एस पी, तो ए का जो है वो 2 हो जाएगा, ए का 2 2 में है। और यूनिवर्सल निगेटिव क्या हो जाएगा? नो एस एस पी, तो बी का पहला हो जाएगा, तो यही वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इवनिंग आवर्स ऑफ हर्मिट इज रिटन बाई, तो ये जो है इसका जो होगा पेस्टोलॉजी हो जाएगा, पेस्टोलॉजी जो है इसको रिटन किए थे। लर्निंग टू डू टूवर्ड्स एज अ लर्निंग एंड वर्किंग सोसाइटी इज द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट सबमिटेड बाई, कोठारी कमीशन सुना हूं, जाकिर हुसैन कमेटी सुना हूं, आदिशेष कमेटी, हिंदी में देखिए क्या लिखा है, तो आदिशेषय्या समिति, आदिशेषय्या नाम ऐसा ऐसा है कि आप इसीलिए देते ही हैं कि आप लर्निंग टू टूवर्ड्स लर्निंग एंड वर्किंग सोसाइटी जो है कोठारी तो नहीं होगा, यही वाले होंगे इसमें, आदिशेषय्या समिति। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 पर अरेंज द फॉलोइंग, इसको हिंदी में देख रहा हूं। निम्नलिखित को एरिक्सन के विकास की अवस्थाओं के घटित होने के क्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो एक चीज तो स्पष्ट है कि सी से सारे विकल्प चालू हो रहे हैं, तो जब सबसे पहले हमारे अंदर लज्जा ही आती है, तो लज्जा तो सबसे पहले आएगी।
और सबसे अंतिम में जो है वह सत्यनिष्ठा और नैराश्य की भावना होती है, तो ये वाला तो ऑप्शन कट गया। अब सी के बाद क्या होगा? सी के बाद जो है वो विद्यार्थी में CBDAE, CDBA, सी के बाद डी होना चाहिए कि स्वायत्ता और लज्जा के बाद हमारे अंदर हीन भावना आएगी। सी के बाद डी, सी के बाद डी यहाँ पे है। उसके बाद अस्मिता और भूमिका मतिभ्रम और उत्पादकता और प्रगतिरोध जो है वो उसके बाद सत्यनिष्ठा और नैराश्य। Select the right statement. Article 21A interested is constitution is related to right to free and compulsory education. Article 30 is the constitution protects to the right to information. Article 351 assures the higher education and research. Article 30 are the constitution protects the right of minorities to manage the educational institution. आर्टिकल पूछा गया है आर्टिकल 20A, इसमें यही ए वाला तो होगा, 21A में जो है वह राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात तो की गई है 21A में, तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया। और आर्टिकल 350 एश्योर्स द हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, तो ए और सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा भ्रम में है, इसको आप सही बताइएगा, ये मुझे आ नहीं रहा है, ईमानदारी से बताऊं तो पहला वाला तो होगा, ये तो पता चल जा रहा है। और पहला वाला होगा तो इसमें जो है आर्टिकल 350 द हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, ये तो नहीं होना चाहिए, सी तो नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू मैनेज द एजुकेशनल, ये वाला होना चाहिए, ए और डी। ए और डी इसका आंसर होगा। हिंदी में पढ़ ले तो संविधान के अनुच्छेद 30 से अल्पसंख्यक, हाँ एकदम सही, ए और डी। इसको देखिए, व्याख्यान क्या करता है? व्याख्यान हम लोग जानते हैं तथ्यों की प्रस्तुति करता है। जैसे मैं व्याख्यान दे रहा हूं, कोई लेक्चर पढ़ा रहा हूं, तो तथ्य की प्रस्तुति कर रहा हूं। क्षेत्रीय दौरा, फील्ड ट्रिप, क्या क्या, क्या बात हो गई? प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, कि हम कहीं पे जाते हैं, फील्ड में जाके डाटा इकट्ठा करते हैं, तो प्रत्यक्ष हमारे आंख के सामने सारी चीजें होती हैं। तो पहले का दूसरा होगा, पहले का दूसरा, और सी का पहला हो जाएगा, तो ये वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा, 2 वाला। आगे चलते हैं। लैंडेस ने औद्योगिक क्रांति को 3 अंतः संबंधित तकनीक प्रगति की शाखाओं के संयोजन की परिणति माना है। निम्नलिखित में कौन सी इनकी शाखाओं में से एक नहीं है? ये पूछा गया है, तो इसमें जो है एक नहीं है। लैंडेस ने औद्योगिक क्रांति को 3 अंतः संबंधित तकनीक प्रगति की शाखाओं के संयोजन की परिणति माना है, इनमें से कौन सी एक शाखा नहीं है? यांत्रिकीकरण, शक्ति के नए स्रोतों का अंगीकरण, मानव जीवन को सुगम बनाने का जो है वह प्रयत्न, इसमें कौन सा होगा? मानव जीवन को सुगम बनाने के लिए उपकरणों का रूपांतरण, संशोधन, नए कच्चे माल का व्यापक प्रयोग। ये अच्छा प्रश्न जो है वो थोड़ा सा दिक्कत दे जाते हैं। इसका उत्तर यांत्रिकीकरण, शक्ति के नए स्रोतों का अंगीकरण। क्या होना चाहिए इसमें बताइए? लैंडेस ने औद्योगिक क्रांति को 3 अंतः संबंधित तकनीक की जो शाखाओं के संयोजन की परिणति माना है। ये वाला प्रश्न देखिए हमको आ नहीं रहा है, और इसको आप हल करिए। मानव जीवन को सुगम बनाने के लिए नए कच्चे मालों का, ये प्रश्न जो है मैं बता दूंगा कमेंट बॉक्स में, इसको आप जो है वो करिएगा। आगे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ टाइपिंग कैप्चा इज अ वेरिएशन ऑन, तो कैप्चा हम लोग जानते हैं कि आपका जो है किससे संबंधित है? ये आपका
ट्यूरिंग टेस्ट है। कैप्चा का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, तो ये जो है COMPLETELY, कंप्लीटली। थोड़ा स्पेलिंग हो सके गलत हो जाए उसके लिए माफ है। ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर, ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। जब हम लोग कैप्चा भरते होंगे, कोई फॉर्म भरने जाते होंगे, तो वहां पे देखिए बार बार कैप्चा पूछा जाता है, तो वही उसका जो है फुल फॉर्म हो गया। आगे चलते हैं। काली लाइनेक्स ओएस की प्रकृति का है। हम लाइनेक्स ओएस पर भी मैकिन्टोश का प्रयोग कर सकते हैं। ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि यह एप्पल की कंपनी द्वारा निर्धारित किया गया, तो बी वाला तो नहीं होगा। तो इसमें जो है काली लाइनेक्स की ओएस प्रकृति है, ये सही है। विंडोज सरफेस इंटेल कारपोरेशन द्वारा तैयार किया गया है, ये सही है। एंड्रॉयड लाइनेक्स ओएस पर आधारित है, नहीं है, ये खुद ही में ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे चलते हैं बेटा। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओएलईडी का विस्तृत रूप ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड है, ये सही है। फास्टैग जो है RAFID रिफ्ट का उदाहरण है। CAD का पूरा नाम कंप्यूटर एल्गोरिथम ऑफ डिजाइन है, तो यह नहीं होगा। कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो ये वाला गलत है, तो सी वाला होगा। सी वाला तीनों में दे दिया है। और रिफ्ट का जो है फुल फॉर्म पूछा गया, रैपिड फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो है वह पूछा गया है। तो रैपिड नहीं होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है, रेडियो। तो इसमें जो है वह सी और डी हो जाएगा। बाकी ये सही दिया गया है। फास्टैग वाला भी सही दिया गया है। फास्टैग जैसे हम लोग जानते हैं, जहाँ पे टोल वोल कटता है वहाँ पे हमारी गाड़ियों में लगा रहता है। आगे चलते हैं। ई पत्रिका, ई पुस्तक, ई जाइंस, CD रोम्स। इसका प्रयोग भारी संख्या के दत्त संग्रहण के लिए होता है। CD रोम का जो है हम लोग प्रयोग जानते हैं कि इसका प्रयोग भारी संख्या के डेटा संग्रहण के लिए होता है। CD रोम, तो डी का पहला हो जाएगा। ये और ये वाले कट गए। और ई पत्रिका क्या है? यह वेब के साथ जो है वह प्रकाशित होने वाली डिजिटल प्रारूप में एक प्रकाशित पत्रिका है। तो ए का तो दूसरा होगा, तो ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या कहाँ पे पहुंच गए? 41 पर। व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन लीड इन होम्स। तो ये जो है मेजर स्रोत क्या है? पेंट है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 42 पर। ध्वनि प्रेरित स्थायी दहलीज अंतरण नॉइज इंड्यूस्ड परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट क्या है? अपेक्षाकृत अल्पावधि के लिए उच्च स्तर के ध्वनि उद्भासन से अंतरण, वाहनों के हार्न बजाने के कारण अंतरण, कई वर्षों तक उच्च स्तर के औद्योगिक धन के कार्यस्थलीय दहलीज में अंतर। तो इसमें क्या हो जाएगा? ध्वनि प्रेरित स्थायी दहलीज अंतरण नॉइज इंड्यूस्ड परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट क्या है? तो कई वर्षों तक जब हम उच्चतर की औद्योगिक ध्वनि के कारण स्थायी दहलीज में अंतरण हो जाता है, तो वो है। आगे चलते हैं। ओजोन छिद्र निर्माण में अंतर्गत प्रक्रियाओं को जो है वह अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हम लोग जान रहे हैं कि सबसे पहले इसमें वोर्टेक्स का निर्माण होता है। क्या होता है? वोर्टेक्स का निर्माण होता है, तो बी से चालू हो जाएगा। और अंतिम में जो है वह ई, उत्प्रेरण द्वारा ओजोन परत का नष्ट होना, ये लास्ट में होगा, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 44 पर। संधारणी विकास लक्ष्य यानी SDG के गोल के अंदर जो बातें की गई है उसमें कौन सा कथन सही है? इसको चुनना है। संधारणी विकास लक्ष्य 8 का लक्ष्य सबसे कम विकसित देशों में 7% सकल घरेलू उत्पाद को सतत बनाए रखना है। संधारणी विकास लक्ष्य 3 का लक्ष्य वर्ष 2030 तक लैंगिक और प्रजनन स्वास्थ्य और सार्वभौमिक
अभिगम सुनिश्चित करना है। संधारणी विकास लक्ष्य 4 का लक्ष्य सभी महिलाओं और पुरुषों को वर्ष 2030 तक सस्ती गुणवत्ता प्रदान करना है। संधारणी विकास लक्ष्य 6 का लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रदूषण घटाकर जल की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा आप लोग बताइए। संधारणी विकास लक्ष्य 3 का वर्ष 2030 में जो है लैंगिक और प्रजनन स्वास्थ्य का सार्वभौमिक अभिगम सुनिश्चित करना है। संधारणी विकास लक्ष्य एसडीजी गोल। इसमें कौन सा हो जाएगा। इसमें जो है ए तो होना चाहिए। इंग्लिश में करते हैं तब समझ में आएगा, इंग्लिश में करिए इसको तब समझ में आएगा। टारगेट अंडर एसडीजी 8 टू सस्टेन 7% जीडीपी इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ए तो होगा भाई। ए किसमें किसमें है, ए सब में है। और ए के बाद बी टारगेट अंडर एसडीजी 3 इज टू इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर बाई 2030। ये भी होगा, ए और बी तो होना चाहिए। टारगेट अंडर एसडीजी 4 टू इंश्योर इक्वल एक्सेस फॉर ऑल वुमेन एंड मेन अफोर्डेबल क्वालिटी हायर एजुकेशन बाय 2030। ये भी होगा, ए बी सी। डी वाला चेक करना है और ई वाला। टारगेट अंडर एसडीजी 7 इज टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर promote inclusive and sustainable industry and faster। डी नहीं होना चाहिए, डी को हिंदी में पढ़ते हैं। संधारणी विकास लक्ष्य 7 के अंतर्गत सुदृढ़ संरचना का निर्माण समावेशी और संधारित औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन और नवाचार को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। ये बात गलत है। ये जो है आपका औद्योगिकीकरण से नहीं संबंधित बल्कि पर्यावरण इत्यादि से संबंधित। तो ए बी सी और ई आपका आंसर हो जाएगा। इसमें दो वाला आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 45 पर। ये वाला देखते हैं कि मानव जन आपदा। हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो दंगा उंगा कर देते हैं वही है मानव जन आपदा है। इससे जो आपदा होती है परिवहन पे, कहीं बस गिर गई, कहाँ ये हो गया, तो ये सब जो आए हैं ये मानव जन आपदा है। तो डी का पहला होना चाहिए। तो डी का पहला दो में है तो ये दोनों काट दीजिए। और जैविक आपदा जो है वो हम लोग जानते हैं कि महामारी कीट उट ये सब आ गए तो ये जैविक आपदा हो गई। और जल से जो होगा वो हम लोग जान रहे हैं कि सी का दूसरा। एक सेकंड भाई, मानव जन आपदा जो है वो किस में हो जाएगा, डी का। डी का दूसरा होना चाहिए ना, नहीं एक सेकंड यार, डी का तीसरा होना चाहिए। मानव जन आपदा जो है वह परिवहन आपदा दंगा इत्यादि करती है तो डी का तीसरा होगा। तो ये वाला हो जाएगा ना। जैविक आपदा जो है वह महामारी कीट की भरमार, ये हो गया। भूभौतिक आपदा जो है वो भूकंप ज्वालामुखी भूस्खलन, तो इसमें ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। हाँ ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। आगे जो चलेंगे तो खत्म हो जाएगा प्रश्न, क्योंकि ये आपके विवेक पर है गद्यांश। इसको जो है आप प्रश्न को पढ़िए। बाकी जो 45 प्रश्न है, एक प्रश्न जो है वो थोड़ा सा संशय में था, उसको नहीं बताया हूं। और इसी तरीके से सारे सेट को हल कराऊंगा, जो कि 45 प्रश्न आपको कोई भी विस्तृत हल ही नहीं देगा। विस्तृत हल कोई नहीं देगा आपको जिस तरीके से दे रहा हूं। और मैथ और डीआई के दूर दूर तक आपको आंसर सॉल्व नहीं मिलेंगे। मैथ और डीआई में जो आपको डर रहता है उसके जो आंसर जिस तरीके से हल करवा रहा हूं, ये आपको जो किताब वाला सोल्यूशन लेंगे उसमें जो है काफी बड़ा बड़ा दिया रहेगा, तो वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो इसलिए जो है आप 45 प्रश्नों को रोज करिए, आपकी जो है समझ विकसित होगी और आपके जो प्रश्न गलत हो जाते हैं वो 30-35 प्रश्न आप आसानी से करेंगे। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चैनल से बने रहिए।